हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैं आपके साथ यहाँ शालिनी शर्मा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजभाषा है। तो राजभाषा के बारे में आप लोग ये समझते हैं कि राजभाषा जो है वो राष्ट्रभाषा है, बट राष्ट्रभाषा अलग है और राष्ट्रभाषा अलग होती है। अब हिंदी के बारे में अगर बात की जाए तो मोस्टली लोगों को ये पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बट हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। ओके, तो आर्टिकल 343 से 351 तक पार्ट 17 में राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में संघ की भाषा के बारे में बात की गई है। तो संघ की भाषा में सबसे पहले आर्टिकल 120 की बात करते हैं। तो 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। तो संसद की बात अगर हम करते हैं तो संसद में इंग्लिश ही मोस्टली यूज़ की जाती है। जितने भी विधेयक पास करने हों या कोई भी बिल अगर आता है, कोई भी आदेश आता है, कोई भी डिसीज़न दिया जाता है, तो उन सभी की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी। इसके अलावा अगर कोई सांसद अपनी बात रखता है तो वो अपनी मदर लैंग्वेज में रख सकता है। यहाँ बात ये है कि अगर कोई भी सांसद अपनी बात रखता है तो या इसके लिए फिर वो यहाँ लोकसभा या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं या फिर इसके अध्यक्ष हैं, इनकी परमिशन से वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात रख सकता है और उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है इंग्लिश में। इसके साथ अगर हम बात करते हैं विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अब विधानमंडल में भाषा जो है वो जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो प्रयोग की जा सकती है। इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होती है विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति से। तो जो भी सांसद हैं अगर वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपनी बात उसमें रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभापति या अध्यक्ष से परमिशन लेनी होगी। इसके बाद आर्टिकल 343 की हम बात करते हैं तो इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। जब 1950 में हमारा संविधान है वो लागू हुआ, उस वक्त ये कहा गया था कि 5 साल के बाद हर 10 साल के अंतराल पर एक राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। और संघ की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में ये कहा गया था कि संघ की राजभाषा जो है वो इंग्लिश होगी, जो भी वर्क होंगे वो इंग्लिश में होंगे। और 15 सालों के बाद अगर राष्ट्रपति चाहें तो एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है तो जिसके बाद जो संघ की राजभाषा है वो चेंज की जा सकती है, हम उसको हिंदी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो भी काम होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे। इंग्लिश को समाप्त करने की बात नहीं की गई थी। हिंदी हमारी राजभाषा बना दी गई 1965 से, बट उसके बाद ये भी कहा गया 1967 के अधिनियम में कि इंग्लिश को समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो जितने भी ज़रूरी काम होंगे, अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसे काम हैं जो इंग्लिश में किए जाने चाहिए तो वो इंग्लिश में ही किए जाएंगे। देन आर्टिकल 344 क्या कहता है। आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनाया जाएगा। तो यहाँ इस आयोग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 1955 में पहला आयोग बनाया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में। ओके, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और 1957 में इस रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी, जो भी सिफारिश की गई थी, उनकी जांच करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई। ठीक है, और इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, तो ये जो संसदीय समिति बनाई जाती है ये राष्ट्रपति को हेल्प करती है, जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं राजभाषा आयोग की उनकी जांच करने में। ओके,
राजभाषा अधिनियम जब 1957 में संसदीय समिति बनाई गई और उसकी जो राजभाषा आयोग था उसकी रिकमेंडेशंस की जांच की गई, उसके बाद 1963 में एक अधिनियम लाया गया। 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयोग की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जो भी वर्क्स होंगे वो दोनों में ही होंगे। ठीक है, तो जितने भी आपने देखो गवर्नमेंट के जितने भी पेपर्स होते हैं, इवन जितने भी आप एग्ज़ाम्स देखे होंगे, दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होते हैं सारे वर्क्स। इसके बाद इसी अधिनियम में 1967 में एक संशोधन किया गया, तो ये राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 था। इसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है एक संकल्प पारित करना होगा, और इस संकल्प को यानी इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित करना होगा। ठीक है, तो अगर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें एक प्रस्ताव पेश करना होगा संसद के दोनों सदनों में, और वहाँ उसको पारित हो जाना होगा। इसके बाद ही वो किसी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज को अपनी राजभाषा बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया। पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे नागालैंड है, ठीक है, तो इस तरह के कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा न बनाकर इंग्लिश को ही अपनी राजभाषा बना रहने दिया। इसके साथ ही जैसे कश्मीर था, तो कश्मीर ने अपनी कश्मीरी भाषा को ना अपनाकर उर्दू को अपनी राजभाषा बनाया। तो सभी स्टेट्स हैं जिन्होंने हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया था, उन्होंने संसद में ये प्रस्ताव पेश किया था अपनी रीजनल लैंग्वेज को राजभाषा बनाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 344 की, जिसमें राजभाषा आयोग के बारे में बात की गई है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राजभाषा आयोग होगा, और इसकी नियुक्ति संविधान के प्रारंभ के 5 वर्ष के बाद, उसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इस राजभाषा आयोग में जितने भी 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं इस वक्त, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन भाषाओं के, वो इसके साथ ही एक अध्यक्ष भी इसमें होंगे। ये तो राजभाषा आयोग की बात होगी। इसके बाद जो संसदीय समिति होगी उसमें 30 मेंबर्स होंगे। देन 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया, और 16 नवंबर 1957 में इसकी सिफारिशों की जांच के लिए आर्टिकल 344 के क्लॉज 2 में संयुक्त समिति, एक संसदीय समिति बनाई गई, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। देन प्रादेशिक भाषाओं की बात करते हैं, तो आर्टिकल 345 में राज्य की क्या भाषा होगी, यानी कि जो राज्य में जो भी वर्क्स होंगे उनकी क्या भाषा होगी। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर राज्य विधानमंडल में या राज्य स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी काम होते हैं तो वो इंग्लिश में होते हैं, ऐसा प्रावधान था कि 15 साल तक इंग्लिश में होंगे। इसके बाद अगर राज्य के जो राज्यपाल हैं वो चाहें तो गवर्नर जो हैं वो राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं कि जो भी वर्क्स हैं उनके लिए रीजनल लैंग्वेज को परमिशन दी जाए। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो राज्य के गवर्नर हैं वो राज्य की राजभाषा को डिसाइड कर सकते हैं कि राज्य की राजभाषा क्या होगी, ऐसा 345 में कहा गया है। जो भी वर्किंग लैंग्वेज होगी, बशर्ते जो भी भाषा में काम होगा इसके साथ साथ इंग्लिश में भी उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा, यानी कि जो भी आदेश आएंगे, जो भी अध्यादेश होंगे, जो भी विधेयक पेश किए जाएंगे, बिल्स आएंगे, उन सभी की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही होगी। देन आर्टिकल 346 कहता है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होगी किसी राज्य की, या फिर 2 राज्यों के बीच की, या फिर किसी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच की कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो आर्टिकल 346 यहाँ ये कहता है कि अगर 2 राज्य जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो हिंदी भाषी हैं तो उनके दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी में ही होगा।
इसके साथ अगर दो स्टेट जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनमें अगर एक हिंदी भाषी है और एक गैर हिंदी भाषी है तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगी। इसके साथ अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी। इसके साथ आर्टिकल 347 क्या कहता है, तो आर्टिकल 347 ये कहता है कि किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर कुछ लोग, कुछ ऐसी जनसंख्या जो अपनी भाषा को चाहती है कि उसको एक अप्रूवल मिले, एक राजभाषा के रूप में उसको सम्मान मिले, तो इसके लिए वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश कर सकती है। तो यहाँ पर एक विशेष उपबंध इसलिए किया गया है। देन चैप्टर 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 348 यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। इसमें चाहे जो भी डिसीजंस दिए जाएं, जो भी आदेश दिए जाएं या फिर जो भी वर्किंग लैंग्वेज हो, सभी कुछ यहाँ इंग्लिश में ही होता है। 1971 में एक रिट पेश की गई थी, इसमें हिंदी पर बहस करनी थी, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया था कि वो हिंदी में है और उस पर अगर बहस की जाएगी तो वो संविधान के नियमों के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ जितने भी अपील्स आती हैं वो सभी इंग्लिश में ही उनकी हियरिंग्स होती हैं। देन अगर हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है, जो भी यहाँ अगर वर्क्स की बात करें, कार्यकारी जो लैंग्वेज है, जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होंगे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में, उनके लिए अगर वो परमिशन ले तो उसके लिए वो वहाँ अपनी रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में वर्क्स कर सकते हैं। बट अगर कोई भी डिसीजन दिया जाता है जजेस के थ्रू या फिर कोई भी आदेश दिया जाता है तो वो सभी कुछ इंग्लिश में होगा, ठीक है, वो हिंदी में या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा। कार्यकारी जो भाषा है वो हिंदी या कोई भी अन्य भाषा हो सकती है, इसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी। देन आर्टिकल 349 की अगर हम बात करें तो 349 यहाँ ये कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी, उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। देन ओके, चैप्टर 4 में कहा गया है आर्टिकल 350 में कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और अपनी वो बात रखना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम रखना चाहता है संबंधित जो भी अधिकारी है उसके समक्ष, या फिर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अधिकारी है उसके समक्ष, तो उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है व्यक्ति के लिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को हिंदी या इंग्लिश में ही रखे। अपनी प्रॉब्लम को वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में रख सकता है और उसको ये कह के मना नहीं किया जा सकता कि जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 350A ये कहता है कि प्राइमरी लेवल पर जो भी शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वो उनकी मातृभाषा में यानी मदर लैंग्वेज में होगी, जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है। आर्टिकल 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ आदेश निर्देश जारी करता है। जैसे इनका ये काम होता है कि जितने भी स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या फिर यूनिवर्सिटीज़ हों, ठीक है, इनमें हिंदी भाषा को कितना प्रमोट किया जा रहा है या फिर इनका मीडियम क्या है। जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अगर लिए जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, इनका मीडियम क्या है, इस बात पर ध्यान देना। इसके साथ ही यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हिंदी भाषा कितनी प्रगति पर है, वहाँ हिंदी भाषा का कितना प्रयोग हो रहा है, उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना हिंदी भाषा आयोग का काम होता है और ये 351 के तहत किया जाता है। इसके साथ ही एक संसदीय समिति बनाई जाती है और ये संसदीय समिति जो है, जो राजभाषा आयोग की रिकमेंडेशंस की जांच के लिए और
राष्ट्रपति को हेल्प करती है। तो इस संसदीय समिति में 30 मेंबर्स होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं, और दोनों का इलेक्शन एक ही पद्धति से होता है। ये लोकसभा में जो 20 मेंबर्स हैं ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो 10 मेंबर्स हैं राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। और इनका जो वोटिंग प्रोसीजर होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है। ये वही पद्धति है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको उनके निर्वाचन के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसी पद्धति से जो मेंबर्स हैं यहाँ इलेक्ट किए जाते हैं। अब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अध्यक्ष जो हैं इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है। पर अगर हम व्यवहार की बात करें कि प्रैक्टिकली होता क्या है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। ये ऐसी एक परंपरा है यहाँ, ठीक है, जिसको फॉलो किया जाता है कि हर बार जो संसदीय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, राजभाषा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये संसदीय समिति के बारे में बात हो गई। देन संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, यानी 8th शेड्यूल में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद 21st जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें 1967 में सिंधी भाषा को अपनाया गया। देन 71 जो अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, इसमें 3 लैंग्वेजेस अपनाई गई थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस थी। इसके साथ 92 जो अमेंडमेंट हुआ है 2004 में, इसमें 4 लैंग्वेज जो हैं वो 8th शेड्यूल में शामिल की गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इसके बाद जो अब 22 भाषाएं हैं वो इस तरह से हैं कि असमिया, तेलुगु, हिंदी, सिंधी, मलयालम, मैथिली, तमिल, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, उड़िया, बंगला, उर्दू, कन्नड़, मणिपुरी, मराठी, संथाली, पंजाबी, डोगरी, संस्कृत और बोडो। ये 22 भाषाएं हैं जो अभी इस वक्त शामिल हैं, और इन 22 भाषाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो राजभाषा आयोग में एज ए मेंबर काम करते हैं, उसमें शामिल होते हैं सदस्य के रूप में, ठीक है। तो ये 8th शेड्यूल की बात हो गई। सो आज का हमारा वीडियो राजभाषा आयोग के बारे में था, 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। सो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।